अब सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स, कैसे हम लोग सेंटर सिलेक्ट करेंगे? अपॉइंट फ्रेंचाइजी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द कंट्रोलिंग ब्रांच कंसर्न। इसका मतलब जहां पर अभी कंट्रोलिंग ब्रांच है, जहां पर मेन ब्रांच है, वहां से 100 किलोमीटर के दायरे में अपॉइंटमेंट करना चाहिए फ्रेंचाइजी का। हाउएवर डिस्टेंस क्राइटेरिया एग्जम्प्टेड इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप चेन ऑफ होटल्स अपॉइंटमेंट एज फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये जो 100 किलोमीटर के अंदर ही करना पड़ेगा, इसकी छूट किसको मिली है? कोई बहुत बड़ा ग्रुप है बिजनेस का तो उसको छूट है। चेन ऑफ होटल्स, जैसे होटल्स बहुत सारे खुलते हैं तो भाई उनको भी देना पड़ता है, तो ये सारे लोगों को छूट है, राइट। अगर किसी का हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर के अंदर फॉल करता है तो वहां पर भी उन लोगों को दिया जा सकता है। इसका मतलब मेन कहीं पर और है, हेडक्वार्टर कहीं पर और है, हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर के अंदर भी आप अपना जो सेंटर दे सकते हो, फ्रेंचाइज दे सकते हो, राइट। फर्दर इन केस ऑफ एरियाज डिक्लेयर्ड एज हिली एरियाज, तो डिस्टेंस वाला फंडा नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो वहां पे 100 किलोमीटर की जगह उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग। अब फ्रेंचाइजर जो रहता है उसका ऑलरेडी कोई सिस्टम होगा तभी वो फ्रेंचाइजी किसी को देगा, तब वो लेने वाला है, अदरवाइज वो खुद का रजिस्ट्रेशन ना करा ले। तो क्या करना होगा? फ्रेंचाइजर को रेगुलर ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और इस चीज को जो भी सिस्टम इन्होंने बनाया है केवाईसी के और बाकी सारे जो नॉर्म्स बनाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो नॉर्म्स बनाए, 7 दिन के अंदर में उनको सारी चीजें देनी रहेगी। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए उन लोग को रेगुलर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कौन देगा? फ्रेंचाइजर। किसको देगा? फ्रेंचाइजी को। रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, रेगुलर ऑडिट, इंस्पेक्शन, ये सब की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मिस्ट्री कस्टमर का कंसेप्ट है, हमने एक जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो मिस्ट्री शॉपिंग करवाती है। हमने BMW और ऑडी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एज ए कस्टमर हमने वहां पे जाके अपने आप को प्रेजेंट किया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्ट्री ऑडिट। इसको मिस्ट्री ऑडिट भी बोलते हैं। तो मिस्ट्री कस्टमर भेजते हैं, वहां पर जाकर ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, और वो हमारे साथ में क्या क्या व्यवहार करते हैं वो पूरी चीजों को ऑब्जर्व करना रहता है, और एक चेकलिस्ट बनी हुई रहती है जिसमें टिक करना पड़ता है, ग्रीटिंग प्रॉपर किया कि नहीं किया, उसने सामान ठीक तरीके से दिखाया नहीं कि नहीं दिखाया, उसने बताया कि नहीं बताया कि यहाँ पर फ्रेंचाइज कौन है, हमने किससे डीलरशिप ली है, हमारे पास डिस्काउंट का क्या अथॉरिटी है, हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस क्या है, फाइनेंस के ऑप्शन क्या है, ये सारी चीजें मिस्ट्री शॉपिंग में चेक किया जाता है। उसी तरीके से हमारे इस एफएफएमसी में भी मिस्ट्री चेकिंग कराने के लिए आप किसी को भेज सकते हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML, नो योर कस्टमर, KYC, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइन ऑफ रिन्यूअल, अब रिन्यूअल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गाइडलाइन क्या है रिन्यूअल का, कि वो कंपनी होना चाहिए तभी लाइसेंस मिला होगा, लेकिन फिर भी गाइडलाइन में बता रहा है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका नेट ओन्ड फंड, पहले हो सकता है 25 लाख रहा हो अगर एक ब्रांच है, लेकिन अब उससे कम हो गया तो नहीं चलेगा, आपको वापस से 25 लाख रुपए करना पड़ेगा, तब जाकर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर मल्टीपल ब्रांच है तो 50 लाख से कम हो गया होगा तो 50 लाख कम से कम आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल जो हम करने वाले हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके देने पड़ेंगे? कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट देना पड़ेगा, जिसमें सर्टिफिकेट रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, जिसमें नेट ओन फंड का क्राइटेरिया मीट आउट हो रहा है 25 लाख या 50 लाख का, ये बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फिर से बैंकर की लगने वाली है। डिक्लेरेशन फिर से लगने वाले कि कोई भी प्रोसीडिंग किसी लॉ में या फिर किसी डिपार्टमेंट में या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में नहीं पेंडिंग है। और KYC, AML, CFT पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है और है, राइट। ये हो गया आपका किस चीज के लिए? रिन्यूअल करना है तो उस समय इतने डॉक्यूमेंट देने, तो रिन्यूअल के डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट हो गए। अब ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन क्या है? ब्रिंगिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 5 क्या है इसको ध्यान से पूरा आप लोगों को सुनने की जरूरत है। ब्रिंगिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रीली विदाउट लिमिट प्रोवाइडेड इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। एक CDF होता है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, जब भी कोई इंडिया में आता है तो वो कितने करेंसी लेकर आ रहा है, फॉरेन करेंसी, वो लिख कर देता है, जो कि रेस्पेक्टेड अथॉरिटी के पास रहता है और उसकी कॉपी इनके पास में रहती है। तो ये बता देते हैं कि हम इतना करेंसी लेकर आए हैं, उतना जितना भी लेकर आए होंगे उतना आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, चेक्स डज नॉट एक्सीड $10,000 और इट्स इक्विवेलेंट, और द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स डज नॉट एक्सीड $5,000 और इट्स इक्विवेलेंट, डिक्लेरेशन thereof on CDF is not insisted upon। इसका मतलब है कि $10,000 या $5,000 के अंदर में अगर है करेंसी, फॉरेन करेंसी, तो उस केस में आपको CDF की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो CDF की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अब वो लेकर 10,000 है, आपसे एक्सचेंज 1 लाख करा रहा है, तो हो सकता है $90,000
आपके लिए ब्लैक वाला हो, गवर्नमेंट के लिए लगे कि ये ब्लैक वाला सिस्टम हो, तो उसके लिए प्रूफ रखना पड़ेगा एफएफएमसी को। अगर 10,000 और 5,000 डॉलर के समकक्ष मूल्य का है तो फिर आपको आपको सीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि फॉरेन एक्सचेंज निकाल के किसी और यूज में नहीं लगा सकते, वो केवल एक्सचेंज पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए करोगे तो आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम पब्लिक। अब क्या होता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा कहां से? अगर कुछ जो पैसे थे अगर हमने किसी को दे दिए तो उसके बाद फिर हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब पब्लिक से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑथराइज मनी चेंजर फ्रेंचाइजी में फ्रीली परचेज फॉरेन करेंसी नोट, कॉइन एंड ट्रैवलर चेक फ्रॉम रेसिडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। आप किसी भी रेसिडेंट को बता सकते हो कि आपके पास फॉरेन करेंसी है तो हमको भेज दो, हम उसके बदले आपको इंडियन रुपीज दे देंगे। अगर कोई बोलता है कि मैं सीडीएफ के अगेंस्ट में लाया हूँ, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अगर उसने लाया है तो उसकी कॉपी आप रख लीजिए, कि उसको बोलना चाहिए कि आप सीडीएफ दे दो हमको, जो डिक्लेरेशन आपने किया। ठीक। तो एएमसी मतलब ऑथराइज मनी चेंजर बोलने की जरूरत नहीं। एएमसी में सेल इंडियन रुपीज टू फॉरेन टूरिस्ट, वो जो इंडियन रुपीज है फॉरेन टूरिस्ट को दे सकता है, विजिटर को दे सकता है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अगर कोई स्वैप कर दे तो उसके बदले आप दे सकते हो। और प्रॉम्प्ट स्टेप ले सकते हो, रिम्बर्समेंट का नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आप अपना पैसा वापस लेने का प्रोसेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है इनकैशमेंट सर्टिफिकेट। जो जितने भी ऑथराइज मनी चेंजर्स हैं वो इशू कर सकते हैं इनकैशमेंट सर्टिफिकेट। अगर किसी ने मांगा कि भाई मैंने इतना इनकैश कर दिया, उसकी रसीद दे दो या सर्टिफिकेट दे दो, उनको देना पड़ेगा। अगर इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, अटेंशन ऑफ द कस्टमर शुड बी ड्रॉन टू द फैक्ट that upspent local currency held by non-resident will be allowed to be converted into foreign currency only against production of valid encashment certificate। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत हमेशा पड़ती है। जो भी आपसे एक्सचेंज कर रहे हो उसको रसीद जरूर एक्सचेंज कर लीजिए, वो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट के जैसा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मुझे अलग से इनकैशमेंट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जरूर इनकैशमेंट सर्टिफिकेट उनको दे दीजिए। परचेज फ्रॉम अदर एएमसी एंड ऑथराइज डीलर। अगर दूसरे एएमसी या ऑथराइज डीलर से परचेज करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। और रूपी इक्विवेलेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज परचेज शुड बी पेड ओनली बाय वे ऑफ क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक। तो ये जो खरीदोगे आप केवल अकाउंट पे चेक से दोगे, या डीडी से दोगे, या बैंकर्स चेक दोगे, या पे ऑर्डर लोगे। इसका मतलब किसी दूसरे ऑथराइज डीलर से आपने खरीदा तो उसको जो पेमेंट करोगे कैश में नहीं होगा। आपने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, फॉरेन एक्सचेंज आप ले लो, उसके बदले में क्रॉस अकाउंट पे चेक दे दो, डिमांड ड्राफ्ट दे दो, पे ऑर्डर दे दो, राइट। अब फॉरेन एक्सचेंज सेल करना है तो क्या क्या चीजों के लिए हो सकता है? एक प्राइवेट विजिट के लिए हो सकता है, दूसरा बिजनेस विजिट के लिए हो सकता है। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड रहते हैं, वो प्रीपेड कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड अगर कोई स्वैप कर ले तो उसके अगेंस्ट में जितना पैसा स्वैप हो जाएगा आप पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो। आपके पास पैसे आ गए, प्रीपेड कार्ड के एंट्री आ गई, आप उनको फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हो। कंडीशंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट। द रिजर्व बैंक विल नॉट जनरली प्रिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट which be verified by MCs while releasing foreign exchange. In this connection, attention of AMC is drawn to subsection 5 of section 10 of FEMA 1999। इसका मतलब है कि आरबीआई नॉर्मली वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो खुद से फेमा की गाइडलाइन को चेक करते हुए फॉर्मेट खुद बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना है जो भी हमारा डील हो रहा है उससे रिलेटेड। इन केस ऑफ इशू ऑफ ट्रैवलर चेक, अब ट्रैवलर चेक इशू कर रहे हैं तो क्या होगा? द ट्रैवलर शुड साइन द चेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल एंड द परचेजर एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ ट्रैवलर चेक शुड बी हेल्ड ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैवलर चेक जिसको इशू कर रहे हो वो सामने में चेक को साइन करना चाहिए, चेक के एक्नॉलेजमेंट में साइन करना चाहिए और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में रखने की जरूरत है। जो एएमसीज रहती है, मैं रिलीज फॉरेन करेंसी for travel purpose on the basis of declaration given by the traveler against amount of foreign exchange availed of during the financial year। एक डिक्लेरेशन की जरूरत रहती है जिसमें इस पूरे साल में कितना फाइनेंशियल, एक डिक्लेरेशन की जरूरत रहती है जिसमें इस पूरे साल में जो फॉरेन एक्सचेंज अवेल किया है, जितना फॉरेन एक्सचेंज उसने ट्रांजैक्शन किया है वो कितना किया है, उसका डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट बनाकर उसमें डिक्लेरेशन लेना चाहिए जब भी कोई ट्रैवलर आपसे पैसे एक्सचेंज कर रहा है। एमसीज में एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश बिलो 50,000, 50,000 से कम का अगर कोई पैसा कैश देकर अगर एक्सचेंज करने आया तो आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। वेर एवर द सेल इज फॉर द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50,000 एंड अबव, whether it involves a single drawl or multiple drawl, the payment must be received only by cross check। इसका मतलब अगर 50,000 से नीचे है तब तो आप कैश में ले सकते हो, लेकिन 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको क्रॉस अकाउंट पे चेक से या डीडी से या पे ऑर्डर से आपको पैसे लेने पड़ेंगे। इसके अलावा इन एडिशन टू द पेमेंट मेड इन रुपीज थ्रू क्रॉस चेक, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, AMCs में also accept the payment made by travelers through debit card, credit card, prepaid card। ये तो हम बता ही चुके हैं कि भाई चेक, बैंक, डीडी, पे ऑर्डर ये सब के अलावा कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है
तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली बैंकिंग चैनल है। लेकिन इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज तो ठीक है, प्रोवाइडेड केवाईसी का नॉर्म्स पूरा होना चाहिए, एमएल सीएफटी का गाइडलाइन फुलफिल होना चाहिए, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इज विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द बैंक, बैंक ने जितना प्रेस्क्राइब किया, बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितना बोला उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। परचेजर ऑफ फॉरेन करेंसी होल्डर इज वन एंड द सेम पर्सन, इसका मतलब है जो फॉरेन करेंसी का परचेजर है और जो ट्रैवलर है उसका चेक है और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो सेम पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब जो ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, मेरी फैमिली जा रही है तो मैं उसका कर्ता हो गया या फिर मैं फैमिली का मेन मेंबर हो गया, तो मैं सारे लोग के बिहाफ में ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर 5 लोग हैं, अलग अलग हैं, फैमिली से रिलेटेड नहीं है, तो पांचों लोगों को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। मैं अगर जा रहा हूँ फॉरेन करेंसी मैं ले रहा हूँ तो किसी और का ट्रैवलर चेक यूज नहीं करूंगा, मैं अपना ही यूज करूंगा, राइट। अब ये जो फॉरेन करेंसी नोट कितना सेल करना है इसका लिमिट तय किया जाता है बीच बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 6 पॉइंट है, सेल्स अगेंस्ट रिकन्वर्सन ऑफ इंडियन करेंसी। इसका मतलब है कि जैसे किसी ने आया एक्सचेंज किया और अपने लिमिट के अंदर में उन्होंने जो भी फॉरेन करेंसी लिया उसको खर्च कर लिया, खर्च करने के बाद में भी कुछ पैसे और बचे हुए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए रहते हैं उसको भी वापस से रिकन्वर्शन या री एक्सचेंज करा सकता है एफएफएमसी या फिर जो ऑथोराइज्ड मनी चेंजर है, ये जरूर करा सकते हैं ये। लेकिन ये कौन से कंडीशन में होगा, जब वो डिपार्चर कर रहा है, इसका मतलब अब इस कंट्री को ही छोड़कर जा रहा है तो यहाँ पर जो बचा हुआ पैसा उसका ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट है। पहला नोट है एएमसी में कन्वर्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन अप स्पेंड इंडियन करेंसी अप टू 10,000। ये जो इंडियन करेंसी अप स्पेंड है ये 10,000 रुपए तक एएमसी कन्वर्शन कर सकता है, राइट। और इन द पोजीशन ऑफ नॉन रेजिडेंट इफ फॉर बोनाफाइड रीजन द पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस एन एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं भी दे रहा होगा तब भी 10,000 रुपए का अप स्पेंड एएमसी अपने डिस्क्रिप्शन पे अनस्पेंट इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कर सकता है। और एडी कैटेगरी 1 वाले 50,000 तक कर सकते हैं, राइट। एडी कैटेगरी 1 नोट नंबर 2 है, अगर एटीएम का रिसिप्ट दिया जाए, भले उनके पास में एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं हो और एटीएम का सर्टिफिकेट अगर दिया जाएगा तो जो एडी कैटेगरी 1, एडी कैटेगरी 2 और एफएफएमसी है ये 50,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट क्या होगा, वैलिड पासपोर्ट और वीजा होने की जरूरत है, टिकट कंफर्म फॉर डिपार्चर विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर में टिकट डिपार्चर है, डिपार्चर का टिकट है और ओरिजिनल एटीएम का स्लिप आपको दे रहा है तो फिर आप कर सकते हो। कैश मेमो, एएमसी जितने भी रहेंगे उनको कैश मेमो इशू करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया जो भी लेन देन होगा कैश मेमो रसीद होना ही चाहिए। इफ आस्क्ड फॉर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड टू ट्रैवलर्स टू हुम फॉरेन करेंसी सोल्ड बाय देम, कैश मेमो की जरूरत हमेशा पड़ती है, नहीं भी है तो आप ट्रांजेक्शन करते हो जरूर रख लो, कहीं पर भी अगर आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हुई तो फिर आप तुरंत चेक करा सकते हो। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा वो मार्केट डिटरमाइंड कंडीशन के अनुसार में रहेगा और वो मार्केट के रेट के आसपास ही इनका रेट होना चाहिए। डिस्प्ले ऑफ एक्सचेंज रेट चार्ट, एक्सचेंज रेट का चार्ट हमेशा डिस्प्ले होने की जरूरत रहती है। डिस्प्ले ऑफ मनी चेंजिंग लाइसेंस, मनी चेंजिंग लाइसेंस जो आपके पास लाइसेंस है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी बैलेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, 11th वाला पॉइंट है, एएमसी के पास बैलेंसेस कितने फॉरेन करेंसी का वो चेक करना पड़ेगा और रीजनेबल लेवल पे उनके पास में फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ताकि वो जो बैलेंसेस है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, किसी का बहुत कम ना हो जाए, ताकि वो यूज कर पाए। और या फिर अगर यूज नहीं कर पा रहे, ज्यादा हो रहा है तो कहीं और किसी और को भी सेल कर सकते हैं, दूसरे ऑथोराइज्ड मनी चेंजर को। फ्रेंचाइज शुड सरेंडर फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइंस एंड ट्रैवलर चेक परचेज्ड ओनली टू देयर फ्रेंचाइजर्स विद इन 7 वर्किंग डेज। ये तो मैंने बताया था, फ्रेंचाइजी जो रहेंगे वो 7 दिन के अंदर में अपने पूरे फॉरेन करेंसी जो खरीदे हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा अपने फ्रेंचाइजर को। और ट्रांजेक्शन जो ऑथराइज डीलर और एफएफएमसी के बीच में है वो जो भी सेटलमेंट होगा, जैसे ऊपर मैंने बताया, वो बैंकिंग चैनल से सेटल होगा, चाहे वो अकाउंट पे क्रॉस चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में कैश में नहीं होना चाहिए, राइट। 12वां पॉइंट है रिप्लेनिशमेंट, 12वां पॉइंट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस। एएमसीज में ऑब्टेन देयर नॉर्मल बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स। अब जो ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स होंगे अगर उनके पास फॉरेन करेंसी नोट खत्म हो गए तो दूसरे ऑथराइज्ड डीलर से वो फॉरेन करेंसी नोट परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे, बैंकिंग चैनल से पेमेंट करके परचेज कर लेंगे। और जहां पर ऐसे स्टॉक इस तरीके से नहीं आ पा रहा है तो रीजनल ऑफिस आरबीआई को वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे पास ये कम हो गया, और ताकि रीजनल बैंक थ्रू एडी कैटेगरी 1 उनको परमिशन दे पाए ताकि फॉरेन करेंसी इंपोर्ट कर पाए। और इंपोर्ट जो भी रहेगा वो एडी कैटेगरी 1 के थ्रू ही इंपोर्ट होगा, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इंपोर्ट होगा, अगर उनको नहीं मिल पाता है किसी और ऑथराइज्ड डीलर से।
एक्सपोर्ट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉरेन करेंसी नोट्स ट्रैवलर चेक। अब एएमसी के पास क्या होता है कि ये फॉरेन करेंसी जैसे कम हो गई तो इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसी फॉरेन करेंसी ज्यादा हो गई तो भी आपको रीजनल ऑफिस आरबीआई को बताना पड़ेगा कि, और लेकिन आरबीआई को कब बताओगे, जब आपने दूसरे कैटेगरी 1 और 2 को आपने ट्राई किया कि वो आपसे खरीद ले, लेकिन वो खरीद ही नहीं रहे, बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, तो अब आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा रीजनल ऑफिस में कि सर हमसे कोई नहीं ले रहा है, अब इतने करेंसी हमारे पास हो गई है तो इसको एक्सपोर्ट कर दें क्या। वो ऑथराइज करेंगे तो एडी कैटेगरी 1 मतलब बैंक के थ्रू ही वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे उस फॉरेन एक्सचेंज को। राइट ऑफ फेक करेंसी, फेक फॉरेन करेंसी नोट। 14th पॉइंट है राइट ऑफ फेक फॉरेन करेंसी नोट। इन द इवेंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट परचेज बीइंग फाउंड फेक फॉर सब्सिक्वेंटली एएमसी में राइट ऑफ अप टू $2000 पर फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब राइट ऑफ कितना कर सकता है, $2000 तक का राइट ऑफ कर सकते हैं सीधा अपना लॉस बताकर। लेकिन ये भी अप्रूवल किसका रहेगा, टॉप मैनेजमेंट। किसका अप्रूवल रहेगा, टॉप मैनेजमेंट, जो हमारा कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उनके अप्रूवल पे रहेगा। अगर इससे ज्यादा कुछ रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा, एनी राइट ऑफ इन एक्सेस ऑफ द अबव अमाउंट, तो क्या होगा, रीजनल ऑफिस फेमा का फॉरेन एक्सचेंज अगर $2000 से ज्यादा का नुकसान ऐसा हो गया फेक फॉरेन करेंसी का, तो क्या करना पड़ेगा, उनको परमिशन लेना पड़ेगा रीजनल ऑफिस से। आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है वहां से परमिशन लेना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या रखना है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, फिर भी एक फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ। डेली समरी और बैलेंस बुक फॉरेन करेंसी नोट्स और कॉइन्स का रहेगा जो FLM 1 में रहेगा। डेली समरी और बैलेंस बुक ट्रैवलर्स चेक का FLM 2 में रहेगा। रजिस्टर ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम पब्लिक से जो खरीदोगे FLM 3 में रहेगा। और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कॉइन्स फ्रॉम ऑथोराइज डीलर, अगर ऑथोराइज डीलर से खरीदोगे तो FLM 4 हो जाएगा। अब रजिस्टर ऑफ, ये दोनों परचेज का था ना, अब सेम चीज सेल्स में आ रहा है। रजिस्टर ऑफ सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स ट्रैवलर चेक्स पब्लिक से अगर करोगे तो FLM 5, अगर आप फुल फ्लेज मनी चेंजर्स या ओवरसीज बैंक से आप करोगे तो FLM 6 आ जाएगा। रजिस्टर ऑफ ट्रैवलर्स चेक सरेंडर्ड टू ऑथोराइज डीलर अगर है, या ऑथोराइज मनी चेंजर्स या एक्सपोर्टेड है तो FLM 7 में डालना पड़ेगा। इतनी चीजें आपके फॉर्म्स हो गए। ऑल रजिस्टर्स एंड बुक शुड बी केप्ट अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्रॉस चेक किया हुआ रहना चाहिए, बैलेंस वेरीफाइड रहना चाहिए और हमेशा टैली रहना चाहिए रोज का रोज, क्योंकि किसी भी दिन इंस्पेक्शन आ गया तो उस दिन हम लोगों को तुरंत दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ट्रांजैक्शन नॉट पर्टेनिंग टू मनी चेंजिंग बिजनेस शुड नॉट बी मिक्सड अप विद मनी चेंजिंग ट्रांजैक्शन, जो मनी चेंजिंग का लेन देन नहीं है उसको इसके साथ में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अगर हमारा हेड ऑफिस है तो उसका रजिस्टर अलग और ब्रांचेस अलग, अगर आपके फ्रेंचाइज है तो फ्रेंचाइज अलग, राइट। तो सारे लोगों के रजिस्टर और डॉक्यूमेंटेशन अलग से होने चाहिए। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या क्या सबमिशन करना पड़ता है, जो एमसी रहता है वो सबमिट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ए मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, हर महीने की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देने वाला है, FLM 8 में देने वाला है। एमसी को और क्या सबमिट करना पड़ता है, रीजनल ऑफिस कंसर्न को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो आरबीआई का है उसमें मंथली स्टेटमेंट देना पड़ता है, डिटेल देना पड़ता है रिसिप्ट का, परचेज का, $10,000 10,000 या उससे ज्यादा का अगर है या उससे ऊपर का है, 10,000 के बराबर या उससे ज्यादा का है तो उसको 10 दिन के अंदर में महीने खत्म होने के ये वाला रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है कि कौन कौन $10,000 या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया गया है। और ये FFMC एडी कैटेगरी 2 के लिए भी ट्रांजेक्शन उनके फ्रेंचाइज का भी स्टेटमेंट यहाँ पर डालने की जरूरत पड़ेगी। एएमसी शुड सबमिट ए क्वार्टरली स्टेटमेंट, अब जो एएमसीज रहेंगी वो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करेगी, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन जो की रहेगी। एएमसी को क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा रीजनल ऑफिस आरबीआई में, एनुअल स्टेटमेंट भी रीजनल ऑफिस आरबीआई के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। एमसीज को रीजनल ऑफिस आरबीआई को ये भी बताना पड़ेगा कि कभी भी अगर कोई एक्शन हुआ किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में या किसी भी लॉ डिपार्टमेंट से कोई एक्शन हुआ, अगर ब्रांच में हो चाहे हेड ऑफिस में हो चाहे कहीं पर भी, तो एक्शन की जानकारी भी तुरंत देनी पड़ेगी किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस को। इंस्पेक्शन की बात करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ एएमसी सेक्शन 12(1) है जो फेमा 1999 का है, वो एम्पावर करता है कि रिजर्व बैंक के ऑफिसर को कि कभी भी जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। कंकरेंट ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए, कंकरेंट ऑडिट महीने महीने का होगा तो सबसे अच्छा रहता है और कंकरेंट ऑडिट का सिस्टम मजबूत बनाता है कि कहीं पर कोई भी गलती नहीं हो रही, कहीं पर कोई सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं है। और दूसरा चीज क्या है कंकरेंट ऑडिट में, ए सिंगल ब्रांच एएमसी हैविंग ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 लाख USD और इक्विवेलेंट पर मंथ, सिंगल ब्रांच एएमसी हैविंग ए टर्नओवर ऑफ लेस देन
1 लाख और इट्स इक्विवेलेंट में इंस्टीट्यूट ए सिस्टम ऑफ क्वार्टरली ऑडिट। इसका मतलब ये मंथली ऑडिट की जरूरत किसकी रहेगी? जो $1 लाख से ऊपर का काम करेगा उसको मंथली कंकरेंट ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, और क्वार्टरली ऑडिट की जरूरत पड़ेगी जो महीने में $1 लाख से कम का काम करेगा। अगर कोई एमसी जिसका मल्टीपल ब्रांचेस है तो उसको 80% का जो वैल्यू है उसकी चेकिंग करवानी पड़ेगी कंकरेंट ऑडिट मंथली वाले में, और क्वार्टरली वाले में बाकी 20% वैल्यू का करा सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप मंथली चेकिंग ही करवाइए, झंझट नहीं रहेगा, 100% चेकिंग मंथली का करा लीजिए, तो आपको ये बाइफर्केशन दिखाने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। अपॉइंटमेंट सिलेक्शन ऑफ कंकरेंट ऑडिटर इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एएमसी। इसका मतलब ये सबसे अच्छी बात है, आपको कौन सा ऑडिटर रखना है, कौन सा सीए रखना है, कौन कंकरेंट ऑडिट करेगा ये आप तय कर सकते हो, राइट। और कंकरेंट ऑडिटर जो चेक करने वाले हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं, उसके पूरे फॉर्म्स जितने एफएलएम के फॉर्म्स हैं वो सारे भरे जा रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो पूरा चेक हो रहे हैं। उसके अलावा जो मेन चीज है बिजनेस मतलब ट्रांजेक्शन, उसकी भी 100% चेकिंग हो रही है। टेम्पररी मनी चेंजिंग फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 19 है टेम्पररी मनी चेंजिंग फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एफएफएमसी है, आपको बता दूं कि लाइसेंस में जो जगह लिखा हुआ है और जो जगह का प्रूफ आपने दिया हुआ है रीजनल ऑफिस आरबीआई में, केवल वहीं पर आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेशन है जहां पर आपको टेम्पररीली ये सर्विस चालू करनी है तो भी उसका लिए परमिशन अलग से आपको लेना पड़ेगा आरबीआई से, और आप उस टेम्पररी पीरियड के लिए जो नया जगह है जहां पर आप करना चाह रहे हो थोड़े दिन के लिए, किसी विशेष कारण से कोई फंक्शन हो या कुछ हो या कोई नेशनल कुछ इवेंट होगा, तो उस सारे केसेस में आप वहां जाकर अपना काम कर सकते हो सब्जेक्ट टू परमिशन, राइट। ओपनिंग अ फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय एएमसीज। अब जितने ऑथोराइज मनी चेंजर है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर जो रीजनल ऑफिस है आरबीआई का, उसका फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इस चीज को अलाउ करता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगा? ओनली 1 अकाउंट पर करेंसी में बी परमिटेड एट ए पर्टिकुलर सेंटर। एक अकाउंट एक करेंसी का ओपन होगा, डॉलर का एक अकाउंट होगा, पाउंड का एक अकाउंट होगा, इस तरीके से जितने भी करेंसी है उसका एक एक अकाउंट ही हो सकता है। दूसरा चीज है ओनली द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एनकैश्ड या ट्रैवलर्स चेक्स एक्सपोर्टेड थ्रू द स्पेसिफिक बैंक आर रियलाइज्ड कैन बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। इसका मतलब है जितने भी ये इसमें कौन से फॉरेन करेंसी आएंगे वही होंगे जो आपके ट्रांजैक्शन के दौरान आपको मिले हैं, न कि आपने खरीदे हैं किसी और ऑथोराइज डीलर से, वो आप खरीद के यहाँ नहीं डालोगे। आपको लेन देन के दौरान जो मिले होंगे केवल वही पैसे को या वही ट्रैवलर्स चेक को इसमें आप डाल सकते हो। बैलेंसेस इन द अकाउंट शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ। इसमें जो बैलेंसेस हैं वो केवल किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? अगर पेमेंट देना होगा ट्रैवलर्स चेक का जो एमसी ने सोल्ड किया होगा, या फॉरेन करेंसी नोट्स जो एक्सचेंज किए उसके बदले पेमेंट देना होगा, तभी आप उसको उस बैंक के खाते को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, नो आइडल बैलेंस शेड बी मेंटेन्ड इन द सेड अकाउंट। कोई आइडल बैलेंस है, इसका मतलब सेविंग अकाउंट जैसे आप उसमें पैसे खड़े करके मत रखिए, आइडल बैलेंसेस मत रखिए। तो ये 4 कंडीशन है अगर आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है तो, राइट। अब एक और आगे की बात बता रहा हूँ, ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट बाई ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 2। अब ये ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 2 के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट एंड मेंटेनेंस ऑफ एनओएफ, ये 22nd पॉइंट है। ऑल एएमसीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट टू द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस। ये बोलने की जरूरत नहीं है, सारा ऑडिटेड रिपोर्ट और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको देना पड़ेगा रीजनल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सेक्शन 6 है केवाईसी एएमएल सीएफटी गाइडलाइंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट, अब सेक्शन 6 पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवाईसी एएमएल सीएफटी गाइडलाइन है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ये डिटेल्ड नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्बैटिंग ऑफ detailed know your customer anti-money laundering standards combating of financing of terrorism CFT obligations under prevention of money laundering act PMLA guidelines issued by Reserve Bank of India, Department of Banking Regulation, Central Office as referred to in their master direction know your customer direction 2016 and other instruction in so far from time to time in future। इसका मतलब ये जो आपका केवाईसी, ये सेक्शन 6 है केवाईसी एएमएल सीएफटी गाइडलाइन। केवाईसी गाइडलाइन, एएमएल गाइडलाइन, सीएफटी गाइडलाइन अलग से दिया हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन अलग से है, जो कि डायरेक्शंस ये नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 में अलग से है, तो इसको हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है, उसको अलग से चेक कर लेंगे। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कब लाइसेंस को रिवोक कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जब उनको लगता है भी कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रोवाइड किया गया जिसको मानने की जरूरत है, अगर वो नहीं मानोगे तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर है कि आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। लेकिन कोई भी रिवोकेशन से पहले एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाता है।
दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी फॉर नॉन बैंकिंग मनी चेंजेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के समय अगर मनी चेंजिंग करना है तो उसका एसओपी क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट किस तरीके से होगा। फिजिकल मूवमेंट में ऑल मूवमेंट ऑफ इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी शुड बी अफेक्टेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड हु शैल कैरी ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी फिजिकल मूवमेंट करना है तो उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर वो कैश है तो वो तभी जगह से हिलेगा या जगह से जाएगा जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरी एंट्री हो चुकी रहेगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। सिमिलरली जो डेस्टिनेशन पॉइंट रहेगा जहां पर पैसे पहुंच रहे होंगे वहां पर भी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ होना ही चाहिए, पहुंचते ही साथ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब जो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस में है, स्टॉक ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, उसमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से 100 गया और वहां पर 100 पहुंचा तो यहाँ 100 माइनस होना चाहिए और वहां 100 ऐड हो जाना चाहिए। यहाँ से भेजे तो वहां ऐड हो गया और यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इन केस ऑफ डोर स्टेप फॉरेक्स सर्विसेज बाय एफएफएमसी, कई सारे एफएफएमसी क्या कर सकते हैं कि वो डोर स्टेप सर्विसेज दे सकते हैं कि आपके घर पे आके मनी चेंजिंग करके चले जाएं, चाहे एफएफएमसी हो, चाहे ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 2 हो या कोई भी कैटेगरी का। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें पूरी एंट्री हो जानी चाहिए, स्लिप निकल जाना चाहिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के बाद में वापस से री एंट्री होने की जरूरत है। और एज फार एज पॉसिबल इंडियन करेंसी शुड बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इंडियन करेंसी का जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल से ही होना चाहिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एक्सेट्रा से ही होना चाहिए। और ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑथोराइज डीलर या एफएफएमसी या किसी भी मनी चेंजर है उसमें पूरा बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंटरनेशनल वाले यूज कर सकते हैं क्या, 100% कर सकते हैं, राइट। कैंसिलेशन ऑफ एनी मूव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हो कैश का, उसका अगर कैंसिलेशन कर दिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले डॉक्यूमेंट बना लिए, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए। और मूवमेंट ऑफ कैश शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही चीज एज इट इज आपके पास में होना चाहिए ताकि दोनों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाए, डॉक्यूमेंट और जो हमारे हाथ में है वो मैच होना चाहिए। अपर लिमिट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश कितना है, इंडियन रुपीज में 10 लाख रुपीज है एंड फॉरेन करेंसी में 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर यूज कर तक का मूवमेंट कर सकते हो, या फिर इंडियन रुपीज है तो 10 लाख रुपए तक मूवमेंट कर सकते हो, एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन वेयर द इंपोर्टेड फॉरेन करेंसी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इसका मतलब कभी अगर आप फॉरेन करेंसी इंपोर्टेड वाला ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, उस समय 1 लाख डॉलर का लिमिट नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, क्या फिजिकल मूवमेंट कैसे करना है उसका पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। अब देखिए ये अपेंडिक्स है पूरा, इसमें पूरे सर्कुलर और गाइडलाइन लिखे हुए हैं। ये सर्कुलर और गाइडलाइन का पूरा डिटेल और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको जरूर प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों ये आरबीआई गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएफएमसी का हर एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको दे रहा हूँ और ये सॉफ्ट कॉपी आपको मैंने समझाया इसलिए ताकि आप हर पॉइंट को चेक कर सको, समझ सको। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त हो।